दोस्तों, हाल ही में तेलुगु में एक जबरदस्त मूवी रिलीज हुई है जिसकी हाइप पूरे साउथ इंडिया में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपने सैराट, कलर फोटो और दिया जैसी मूवी को पसंद किया है तो आपको ये मूवी भी बहुत पसंद आने वाली है। असल में ये मूवी बहुत ही मुश्किल से बनाई गई है क्योंकि जो आदमी इसको बनाना चाहता था उसको फंडिंग ही नहीं मिल रही थी। लेकिन जब ये मूवी कई लोगों के सपोर्ट से बनी तो रातों रात फेमस हो गई। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आते हैं मूवी की कहानी पर। तो इस मूवी की सारी कहानी 2010 के दरमियान चलती है और उस टाइम आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग नहीं थे, सिर्फ एक ही था, आंध्र प्रदेश। खैर, खम्बम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम के एक लड़के की शादी हो रही होती है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि दुल्हन पहले से ही प्रेग्नेंट है। मतलब कृष्णा और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया था। पर उसकी गर्लफ्रेंड इस बीच प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद अब घर वाले मजबूरी में इनकी शादी करवा रहे होते हैं। अब इसी शादी में हम राजू नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बैंड बजाने वाला लड़का है और दूल्हा कृष्णा उसका दोस्त है। यही वजह है कि राजू और उसके सारे दोस्त मिलकर शादी की तैयारियां धूमधाम से कर रहे होते हैं। अब इसी शादी में रामबाई नाम की लड़की भी थी जिसे राजू वन साइडेड प्यार करता था। ये राजू ढोल बजाने में गजब का माहिर है और पूरे गांव वाले उसके म्यूजिक के दीवाने हैं। मतलब गांव में कोई भी फंक्शन हो सब राजू को ही बुलाते हैं बैंड बाजा बजाने। राजू का पिता भी यही काम करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि बेटा भी यही करे, बल्कि वो चाहता है कि राजू हैदराबाद जाकर अच्छी नौकरी करे। ये राजू WWE का दीवाना है, खासकर जॉन सीना का। कोई भी सिचुएशन हो राजू जॉन सीना वाला मैनिज्म दिखाने लगता है। फिलहाल राजू टीवी पर WWE देख रहा होता है, तभी उसका दोस्त डाबर आकर कहता है, अरे रामबाई भी काम पर आ रही है। ये सुनते ही राजू फटाफट खेती के काम पर निकल जाता है। अब ये रामबाई इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है और छुट्टियों में थोड़ा बहुत काम भी कर लेती है। राजू और रामबाई का घर बस 5-6 घरों के फासले पर है, लेकिन रामबाई राजू को घास तक नहीं डालती। दूसरी तरफ राजू के पिता के पास एक साहूकार आकर पैसे मांगता है। असल में राजू के पिता ने उससे कर्जा लिया था जो अभी तक चुकाया नहीं, जिस वजह से साहूकार हमेशा धमकी देता रहता है कि जल्दी से पैसे लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर राजू जब घर आता है तो पिता उसे समझाता है कि बैंड बाजा छोड़ हैदराबाद जा और अच्छी नौकरी कर। तो राजू कहता है, पापा तुमने भी तो यही किया, मैं भी यही करूंगा। और फिर वो अपने कुछ कमाए हुए पैसे पिता के हाथ में थमा देता है। फिर राजू डाबर को पिक करने उसके घर जाता है और क्योंकि डाबर की बहन और रामबाई क्लासमेट हैं, इसलिए रामबाई वहाँ बैठी होती है। राजू रामबाई को देखकर खोया खोया सा रह जाता है और डाबर की बहन ये सब नोटिस कर लेती है, पर रामबाई राजू को देखती तक नहीं, बस पढ़ाई में लगी रहती है। अब राजू और डाबर निकल जाते हैं तो डाबर की बहन रामबाई से कहती है, अरे देखा राजू तो तुझे ही घूर रहा था, लगता है तुझसे प्यार करता है। रामबाई गुस्सा होकर कहती है, अगली बार ऐसी बात की ना तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। उसी वक्त राजू कहीं फंक्शन में ढोल बजाने लगता है। वो आवाज सुनकर रामबाई फटाफट दौड़कर वहां पहुंच जाती है। दरअसल रामबाई को राजू पसंद नहीं, पर उसका ढोल बजाना बहुत पसंद है। अब दूसरे दिन राजू किसी फंक्शन पर अपना ढोल लेकर जाता है तो वहाँ वो ढोल पर लिख देता है, राजू वेड्स रामबाई। तभी रामबाई और उसकी सहेली उधर से गुजरती हैं, तो राजू जानबूझकर ढोल उनकी तरफ करके दिखाता है। ये देखते ही रामबाई गुस्सा होकर राजू को साइड में बुलाती है और डांटती है, ये क्या लिख रखा है ढोल पर? आजकल तुम्हारी हरकतें मैं देख रही हूँ, नहीं माने ना तो मैं अपने पापा को सब बता दूंगी। राजू कहता है, बता दो, मैं किसी से नहीं डरता। अगले सीन में हम रामबाई के पिता को देखते हैं जो कि हैंडीकैप्ड है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है। साथ ही वो बड़ा घमंडी स्वभाव का है। अब रामबाई थोड़ा सा गोश्त लेकर आती है तो पिता गुस्सा हो जाता है, इतना थोड़ा गोश्त किसने दिया, तुम्हें तो ठग लिया। इसके बाद वो खुद गाड़ी लेकर दुकान पर जाकर लड़ाई करने लगता है। असल में रामबाई के पिता को सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है और दूसरी बात ये भी कि वो रामबाई की शादी सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करना चाहता है। इस बीच एक दिन जब रामबाई के दादा दादी एक प्राइवेट जॉब वाले लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं तो ये बहुत गुस्सा होता है, इतना गुस्सा कि जब इसकी बीवी खाना बना रही होती है तो ये उसमें सर्फ डाल देता है और तब जाकर इसका गुस्सा ठंडा होता है। इसके बाद ये अपने माता पिता से कहता है कि प्राइवेट नौकरी वाला लड़का अगर 1 लाख भी कमाएगा और भले उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो तो भी मैं अपनी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करूंगा। इसलिए आगे से ऐसी भूल मत करना और ऐसे फालतू के रिश्ते मेरी बेटी के लिए मत लाना। एक दिन राजू जानबूझकर रामबाई के सामने अपना टैटू दिखाता है। अब धीरे धीरे रामबाई सोचने लगती है, क्या सच में राजू मुझसे प्यार करता है?
वहीं दूसरी तरफ राजू सोचता है, मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ पर रामबाई मुझे देखती तक नहीं। तो ये सुनकर डाबर कहता है, डायरेक्ट प्रपोज कर दे यार, ये तो क्या जोकरों की तरह हरकतें करता रहता है। तो राजू डरते हुए कहता है कि भाई मेरी हिम्मत नहीं होती, एक दिन उसका गुस्सा ऑलरेडी देख चुका हूँ। फिर डाबर कहता है कि ठीक है, फिर वेट करता रहे, और एक दिन उसी की शादी में ढोल बजाना, उस दिन मैं बहुत नाचूंगा। तो ये सुनकर राजू सोच लेता है कि अब इसे अपने दिल की बात कहनी ही होगी। फिर एक दिन हिम्मत करके राजू रामबाई के पास जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं पीछे पड़ा हूँ, पर सच बात यह है कि जब तुम पहली बार मैच्योर हुई थी और चेहरे पर हल्दी लगाई थी, उस दिन से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ। उस दिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई थी और उसी दिन से मैं तुम्हें प्यार करने लगा। अब तुम उल्टा मुझसे प्यार करोगी तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। अब राजू की बातें सुनकर रामबाई सोचने लगती है कि ये राजू इतने वक्त से मेरे पीछे है और मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया, इसे तो सब पता है, तो शायद ये सच में मुझसे सच्चा प्यार करता है। और इस तरह उसके मन में अब राजू के लिए फीलिंग्स जाग जाती हैं। दूसरे दिन रामबाई अपनी फ्रेंड के जरिए राजू को मैसेज भिजवाती है कि एक मूवी का म्यूजिक प्ले करना। तो राजू मूवी का नाम सुनते ही समझ जाता है कि ये म्यूजिक क्यों बजवाया जा रहा है, और फिर जैसे ही वो गाना बजाता है, रामबाई खुशी से उछल पड़ती है और फटाफट दौड़कर वहाँ पहुँच जाती है। ये देखकर राजू समझ जाता है रामबाई ने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया। अब फिलहाल गांव में गणपति फेस्टिवल चल रहा होता है, तो रामबाई गणपति मूर्ति के पास प्रसाद बांटने के बहाने राजू के हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है। और जब राजू खोपचे में जाकर चिट्ठी खोलता है तो उसमें लिखा होता है, राजू वेट्स रामबाई, हार्ट इमोजी के साथ। अब थोड़ी देर बाद रामबाई खुद वहाँ पर आती है और उससे कहती है, राजू तुम हमेशा ऐसे ही ढोल बजाते रहना, हमारी शादी के बाद, हमारे बच्चे होने के बाद, बूढ़े होने के बाद भी हम दोनों ऐसे ही साथ में लाइफ गुजारेंगे, तुम ढोल बजाना और मैं नाचूंगी। और इस तरह इन दोनों की लव जर्नी शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोज सुबह सवेरे रामबाई अपनी छत पर आती है और ठीक उसी टाइम पर राजू भी अपनी छत पर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इसी बीच एक दिन राजू का पिता उसे एक नया मोबाइल खरीद कर देता है। दरअसल राजू का पुराना छोटा फोन उसने रामबाई को दे दिया था ताकि जब वो उससे बात करना चाहे तो अपने किसी दोस्त के फोन से उससे बात कर सके, जबकि पिता के पूछने पर उसने कह दिया था कि मेरा फोन खो गया है। अब फोन आने से इन दोनों के बीच की दूरियां और कम हो जाती हैं। फिर राजू अपने काम से फ्री होने के बाद और रामबाई अपनी पढ़ाई से फ्री होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद एक दिन डाबर अपने फ्रेंड का फोन लेकर किसी साइबर कैफे में जाता है, जहां वो एडल्ट मूवीज को उस फोन में डाउनलोड करवा के उसे सीक्रेटली कुछ फोल्डर्स में छुपा देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसका वही फ्रेंड आकर उसको बहुत चिल्लाने लगता है कि यार तुमने ये क्या किया, इसमें तुमने कौन सी वीडियोस डलवाए थे, ये मेरा नहीं मेरे पापा का फोन है, अब बताओ ये मूवीज तुमने किस फोल्डर में डलवाए थे। तो अब डाबर बताता है कि पहले ABCDE नाम से कई फोल्डर्स बनाए, उसमें C के अंदर 10 फोल्डर्स बनाए और फिर उन सब में 5 फोल्डर्स बनाए और फिर थर्ड लास्ट वाले फोल्डर में वो सारे वीडियोस हैं। ये सुनकर सारे दोस्त उसको अजीब तरह से देखने लगते हैं, लेकिन वो दोस्त जिसका वो फोन था वो फौरन सभी वीडियोस और फोल्डर्स को डिलीट कर देता है। अब प्रेजेंट में यही सब चीजें राजू रामबाई को बताकर डाबर पर हंस रहा होता है। तो रामबाई अचानक से पूछती है, अरे राजू क्या तुम भी वो वाली वीडियोस देखते हो? तो राजू हंसते हुए कहता है, अरे कभी कभी देख लेता हूँ, क्यों क्या हुआ? फिर रामबाई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है तो जाओ उनको ही देखो, मेरे पास मत आना। फिर 2 दिन बाद वो दोनों मिलते हैं तो रामबाई प्रॉमिस लेती है कि राजू अब तुम वादा करो वो वीडियोस कभी नहीं देखोगे। तो राजू भी कहता है कि ठीक है मैं कभी नहीं देखूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे किस करोगी। अब पहले तो रामबाई मना करती है, फिर शर्माते हुए दोनों पहली बार किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमेशा वो दोनों डाबर के ऑटो में ही मिलते हैं, क्योंकि फंक्शन ना होने पर डाबर ऑटो चलाने का काम करता है। एक रात राजू और उसके दोस्त दारू पीने जाते हैं तो वहाँ राजू नशे में छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगता है, रामबाई आई लव यू। अब ये सब राजू का पिता देख लेता है, जो खुद भी वहीं दारू पीने आया था। फिर सुबह उसका पिता राजू से कहता है, हैदराबाद मत जा, यहीं रह और कोई छोटा मोटा काम कर ले, मैं जल्द ही तेरी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर राजू एकदम से हैरान हो जाता है कि पापा इतनी जल्दी शादी मैं नहीं करने वाला। लेकिन उसका पिता अब रोज शादी की रट लगाने लगता है, जिससे राजू बहुत ही इरिटेट हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद राजू यही बात रामबाई को बताता है कि पापा मेरे पीछे पड़े हैं शादी के लिए। रामबाई कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उन्हें समझाओ वो मान जाएंगे। लेकिन राजू कहता है, नहीं रामबाई अब टाइम आ गया है, हम दोनों घर से भाग चलते हैं, ऐसे मामलों में सब यही तो करते हैं।
लेकिन रामबाई ये सुनकर डर जाती है क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन रामबाई अपने पापा के पास जाकर हल्के से मसाज करते हुए पूछती है, पापा क्या आप मेरी शादी सरकारी लड़के से ही करोगे? तो पापा कहते हैं, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा काम ये सब सोचना नहीं है, ये सब मैं देख लूंगा, शादी कहाँ और किससे करनी है। वो आगे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी माँ को कितना मारता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगा। इसके बाद रामबाई और डर जाती है और हर रोज राजू को कोई ना कोई बहाना बना देती है, जैसे राजू आज मुझे थोड़ा बुखार है तो किसी और दिन भागेंगे, आज पेट में दर्द है कल देखेंगे, राजू पापा के कुछ पैसे आने बाकी हैं तो उनके आने के बाद भागेंगे। लेकिन फाइनली एक रात ये दोनों डिसाइड कर ही लेते हैं कि आज रात को भागना होगा। फिर राजू और डाबर एक जगह रामबाई का इंतजार करते हैं, लेकिन जब राजू बार बार कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। अब जब कोई रास्ता नहीं होता तो डाबर अपना दिमाग लगाता है, वो कस्टमर केयर को फोन करके उसके सामने रोने धोने लगता है, भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, एक बार उसको फोन करके बता दो कि मैं वेट कर रहा हूँ। तो कस्टमर केयर वाला कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं, हम ऐसी सर्विस नहीं देते। तो डाबर कहता है, यार रिचार्ज खत्म होने पर 10 बार फोन करते हो, क्या एक बार एक मजबूर आदमी की हेल्प नहीं कर सकते? आखिर दिल है या नहीं तुम्हारे पास? पर वो कॉल सेंटर वाला आखिर में उसकी कॉल कट कर देता है। खैर, तो इस तरह से बहुत देर वेट करने के बाद वो दोनों निराश होकर घर लौट जाते हैं क्योंकि रामबाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर अगले दिन राजू देखता है कि रामबाई का एक रिश्तेदार उसे और उसकी सहेली को बाइक पर कॉलेज छोड़ने जा रहा है। तभी रास्ते में वो बंदा मजाक में पूछता है, तेरी और राजू की लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? ये सुनकर रामबाई शॉक हो जाती है। तो वो बंदा कहता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव जानता है। तो रामबाई ये सुनकर डबल शॉक हो जाती है कि ये सब तो पूरे गांव को पता चल गया, और इसके बाद वो डर जाती है कि कहीं उसके पिता को पता ना चल जाए। इस बीच राजू भी बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन रामबाई उसका फोन पिक नहीं करती, उल्टा काटती रहती है। फिर एक दिन जब रामबाई के घर में कोई भी मौजूद नहीं होता तो राजू रामबाई के पास आकर छड़ी लेकर बहुत मारने पीटने लगता है और पूछता है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, क्यों मेरा फोन पिक नहीं कर रही हो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्या अब तुम मुझसे बोर हो चुकी हो? तो रामबाई कहती है कि राजू सारे गांव वालों को हम दोनों के बारे में पता चल गया है। तो राजू भी कहने लगता है, तो क्या हुआ, मुझसे बात करना बंद कर दोगी? देखो रामबाई, ये बात याद रखना, अगर तुमने मुझे दूर रखा तो या तो मैं मर जाऊंगा या तो फिर तुम्हें मार दूंगा। अब इसके थोड़ी देर बाद रामबाई के घर के पड़ोसी रामबाई के फादर को यही बात बताते हैं कि राजू ने तुम्हारे घर पर आकर रामबाई को बहुत मारा पीटा। अब ये जानने के बाद रामबाई के माता पिता राजू के घर के पास जाकर राजू को बहुत डांटते हैं और रामबाई का फादर कहता है, अबे तुम एक बैंड बजाने वाले हो और तुमको मेरी बेटी चाहिए, मैं अपनी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करवाऊंगा। अब उसी वक्त राजू का फादर भी वहां आकर इस हंगामे को देखने लगता है। इसके बाद रामबाई का फादर पिता और बेटे दोनों को गालियां देकर वहां से चला जाता है। फिर ये सब कुछ होने के बाद राजू का फादर राजू से कहने लगता है कि सुना ना उसने क्या कहा था, बैंड बजाने वाला बंदा, बैंड बजाने वाला बंदा, ये होती है बैंड बजाने वाले बंदे की इज्जत। इसीलिए मैं तब से कह रहा हूँ कि ये काम छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम शहर जाकर अच्छी सी जॉब करोगे तो वही आदमी खुद अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाता। बेटा, हमारे इस काम में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मैंने इस काम को छोड़ दिया और आज खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? अरे अपने दोस्त डाबर को देखो, वो ऑटो चलाता है और बैंड भी बजाता है, तो तुम भी इस गाँव में कोई अच्छा सा दूसरा काम देख लो और मुझे बताओ कि क्या तुम उसी लड़की के चक्कर में हैदराबाद नहीं जा रहे? तो राजू भी अब चुप नहीं बैठता और अपने पिता से ही झगड़ा करने लगता है कि मैंने भी तुमको पैसों की कमी नहीं होने दी, तुम्हारा आधा कर्जा मैंने ही चुकाया और आज मुझे ही सलाह दे रहे हो। अब देखते ही देखते ये झगड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जिसके बाद राजू का फादर राजू को ही घर से दफा करने लगता है। फिर राजू के दोस्त राजू को लेकर साइड में चले जाते हैं और वो राजू को डांटने लगते हैं कि क्या अपने पापा से ऐसी बात की जाती है, तू पागल हो गया है क्या? तो राजू भी कहता है कि यार हमेशा मेरे पापा हैदराबाद जाने की बात करते हैं, आखिर वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँ, क्या आता है मुझे? तो अब राजू के फ्रेंड्स राजू को थोड़ा बहुत कूल करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद राजू को एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि अब उसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा। अब राजू फौरन अपने पिता के पैरों के पास जाकर बहुत फूट फूट कर रोता है कि पापा उठ जाओ तुम, मैं तुम्हारे हिसाब से हैदराबाद जाऊंगा और जो काम मिलेगा वो करूंगा, लेकिन प्लीज पापा तुम उठ जाओ,
अब वो अपने फादर के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है कि किस तरह से उसके फादर ने इसको इतना प्यार किया। वो उसका एक लौता बेटा था। अब राजू के फादर की मौत की बात रामबाई को भी पता चल जाती है तो वो भी शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है हैदराबाद में, जहाँ पर राजू को दिखाया जाता है जो कि किसी पेट्रोल पंप में काम करता है। वहाँ वो अपने फादर और रामबाई को बहुत मिस करने लगता है। साथ ही वो बीच बीच में रामबाई को कई बार कॉल करता रहता है, लेकिन वो अब भी उसका फोन पिक नहीं करती। जबकि इस तरफ गांव में जब भी बैंड बाजा बजता तो रामबाई फटाफट छत पर चढ़कर देखने लगती, लेकिन अफसोस राजू वहाँ नहीं होता। असल में ये भी राजू को बहुत मिस करती रहती है, लेकिन राजू का फोन पिक नहीं करती क्योंकि रामबाई यही सोचती रहती है कि इसकी वजह से राजू का फादर मर गया। फिर काफी दिनों तक राजू रामबाई को कॉल करके थक जाता है और आखिर में इसे अपनी नियति समझकर कॉल करना बंद कर देता है और सोचता है कि शायद रामबाई ने इसको भुला दिया। जबकि रामबाई को अपने फोन में राजू का नंबर देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती। और फिर एक दिन रामबाई का फोन खराब हो जाता है। एक दिन राजू की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिस वजह से राजू काम पर थोड़ा सा लेट आता है। ये देखकर वहाँ का ओनर राजू से कहने लगता है कि मैंने तुमको काम से निकाल दिया, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह मैंने किसी और को रख लिया है। लेकिन राजू बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे ऐसे काम से मत निकालो, मेरे गांव में काफी सारे कर्जे हैं, मेरे पिता मर चुके हैं, मुझे बाकी कर्जा भी चुकाना है। तो ओनर कहने लगता है कि कर्जे हैं तो क्या मैं चुकाऊं? तुम्हारा पिता मर गया तो उसको इतना कर्जा लेने को किसने बोला था? इस तरह से वो उसके पिता के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। लेकिन इतना ही नहीं, वो राजू को उसकी सैलरी भी नहीं देता और वहाँ से दफा कर देता है। एक्चुअली राजू का ओनर बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है, जो अपने किसी भी वर्कर से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता और उनको खुद से छोटा समझता है। लेकिन आज राजू का गुस्सा भड़क जाता है, जिसके बाद वो पहले तो गुस्सा होकर वहाँ का सारा पेट्रोल नीचे बहा देता है और फिर अपने हाथ में माचिस ले लेता है, जिसे देखकर उसका ओनर भागते हुए राजू के पास आकर हाथ जोड़ने लगता है कि प्लीज प्लीज यार कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। अब राजू अपने ओनर को बहुत सुनाने लगता है कि पहले तुम इंसानों की इज्जत करना सीखो, और आखिर में बिना उसका कुछ और नुकसान किए लेकिन अपनी सैलरी लेकर वापस से अपने गांव चला आता है। अब वहीं पर राजू का बड़ा भाई जैसा एक बंदा भी होता है, जिससे राजू कहता है कि भाई तुम भी इस काम को छोड़कर अपने गांव वापस जाओ और कोई ना कोई अच्छा काम करो, कम से कम वहाँ पर इज्जत तो मिलेगी हमें, यहाँ पर तो ये सारे हमारी इज्जत ही नहीं करते। अब दूसरे दिन रामबाई को ये बात पता चलती है कि गांव में राजू वापस आ चुका है, इसलिए रामबाई फटाफट से अपने घर की छत पर चढ़कर राजू को देखने लगती है। उधर राजू के पिता ने जिस आदमी से पैसा लिया था, राजू उस आदमी को थोड़े पैसे देकर कहता है कि भाई थोड़े पैसे और बाकी हैं, वो भी मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। तभी रामबाई को उस तरफ झांकते हुए रामबाई का फादर देख लेता है और फिर ये भी उस तरफ झांकने लगता है कि मेरी बेटी किसको देख रही है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो राजू को देख रही है, यानी अभी तक ये उसे नहीं भूली। इसके बाद रामबाई का फादर बहुत ही प्यार से रामबाई को नीचे बुलाकर घर के अंदर से एसिड की बोतल लाने को कहता है। तो रामबाई उसके कहने पर घर के अंदर जाकर एसिड की बोतल ले आती है। उसके बाद उसका पिता कहता है कि अब ये एसिड तुम अपने शरीर पर डाल लो। तो रामबाई कहती है, अरे पापा ये क्या बात कर रहे हो? तो ये सुनकर इसका पिता गुस्सा करने लगता है कि तुम डालोगी या तो फिर मैं डालूं। लेकिन तभी रामबाई की माँ आकर रामबाई को बचाने लगती है, जिसके बाद उसका पिता उसे वार्निंग देने लगता है कि अगली बार तुमने उस राजू को देखा तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगा। इस तरफ राजू और उसकी माँ यही सोचते रहते हैं कि बाकी का कर्जा कैसे चुकाएं। राजू की माँ भी खेतों में जाकर काम करती रहती है। थोड़ी देर बाद रामबाई लोकल फोन से राजू को फोन करती है। तो रामबाई की आवाज सुनकर राजू को बहुत खुशी होती है, लेकिन बाद में रॉन्ग नंबर कहकर वो फोन कट कर देती है। उसके बाद राजू खुद बार बार रामबाई को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। उसी वक्त रामबाई की फ्रेंड राजू के घर के पास आकर कहने लगती है कि तुमको रामबाई ने बुलाया है, लेकिन राजू नहीं जाता। वो कहता है कि मैं किसी रामबाई को नहीं जानता। अब रामबाई खुद राजू के पास आती है और कहने लगती है कि सॉरी राजू, मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन पिक नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी मर गए, ऊपर से मेरे पापा ने भी मुझे बहुत डांटा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। लेकिन राजू उसकी एक नहीं सुनता और बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि रामबाई तुम फटाफट यहाँ से चली जाओ, हैदराबाद जाने के बाद मैंने तुमको कितना याद किया पता है, खाते पीते बैठते, लेकिन तुमने मेरा एक फोन पिक नहीं किया।
अरे कम से कम जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं वहाँ पर कैसा हूँ। फिर राजू की बातें सुनने के बाद रामबाई बहुत रोते हुए उसको हक कर लेती है और सॉरी भी बोलने लगती है। वो कहती है कि सच में राजू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। मैंने यही सोचा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन अब कोई भी कुछ भी कहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी राजू। फिर थोड़ी देर के बाद राजू उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि उसके सर पर इतना कर्जा है। तो रामबाई कहने लगती है कि राजू, तुम दोबारा बैंड बाजा बजाओ ना। लेकिन राजू बैंड बाजा बजाना नहीं चाहता क्योंकि उसके फादर को ये काम पसंद नहीं था, इसलिए राजू अब दूसरा काम करना चाहता है। दूसरे दिन रामबाई राजू से मुलाकात करके उसे थोड़े पैसे देने लगती है। तो राजू कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता के पैसे नहीं चाहिए। तो रामबाई कहती है कि अरे राजू, उधार ले लो, जब होंगे तब लौटा देना। अब इन पैसों से राजू अपना कर्जा चुकाकर एक ऑटो खरीद लेता है और फिर उसी ऑटो में राजू और रामबाई एक छोटी सी ट्रिप पर जाने लगते हैं, जहाँ राजू बहुत खुश होता है। अब रामबाई कहती है कि राजू, अब बस यही काम बाकी है कि हम दोनों की शादी हो जाए। बस एक बार तुम मेरे पापा के पास आकर हम दोनों के बारे में बात करो ना। तो राजू कहने लगता है हाँ हाँ जरूर आऊंगा। अब दोबारा रामबाई कहती है कि अगर मेरे फादर नहीं माने तो। और वैसे राजू, उस कृष्णा और उसकी जीएफ की शादी कैसे हुई? तो राजू कहता है कि कृष्णा की गर्लफ्रेंड पेट से थी और जब उसका पेट दिखने लगा तो पता चला कि उसकी जीएफ प्रेग्नेंट है, इसलिए घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। तो रामबाई कहती है कि चलो राजू, हम भी ऐसा ही करते हैं, तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दो, फिर ऑटोमेटिकली हम दोनों की शादी हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास तो सरकारी नौकरी है नहीं, तो मेरे पापा तो वैसे भी नहीं मानेंगे और हम भाग कर भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी माँ अकेली है। अब उसी वक्त ये दोनों डाबर के घर पर जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन राजू रामबाई को फोन करके पूछने लगता है, अरे रामबाई, तुम्हें कुछ हुआ क्या? तुम प्रेग्नेंट हो गई? तो रामबाई कहती है नहीं राजू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो राजू कहता है चलो दोबारा ट्राई करते हैं। इस तरह से ये दोनों दूसरे दिन वापस एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद राजू दोबारा रामबाई को फोन करके वही बात पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ? तो रामबाई कहने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से 3-4 बार यही सिलसिला चलने लगता है। फिर एक दिन रामबाई को फीवर आने की वजह से उसका फादर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और तब जाकर ये बात पता चलती है कि रामबाई प्रेग्नेंट है। उसके बाद क्या था, उसका फादर रामबाई को घर ले जाकर बहुत मारने पीटने लगता है। साथ ही दूसरे दिन रामबाई का फादर कुछ बंदों की मदद से राजू को बहुत पिटवाने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद राजू के रिश्तेदार पंचायत बुलाने लगते हैं, लेकिन इस पंचायत में रामबाई का फादर नहीं आता, सिर्फ रामबाई और उसकी माँ आती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि राजू को पीटने वाले असल में रामबाई के फादर के ही आदमी थे। अब रामबाई की माँ रीजन नहीं बताती कि राजू को क्यों पिटवाया, लेकिन इन्हीं बातों ही बातों में ये बात पता चलती है कि रामबाई ने राजू को पैसा दिया था और इन्हीं पैसों की वजह से उसने वो ऑटो खरीदा। अब राजू गुस्से में आकर फटाफट से वो ऑटो ले जाकर रामबाई के घर के पास खड़ा करवा देता है। फिर वो रामबाई के फादर को बहुत गालियां देता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी बेटी से ही शादी करूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब बाद में रामबाई का फादर रामबाई को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। तो बहुत ही मुश्किल से एक रात रामबाई राजू से मिलने के लिए आती है। यहाँ उसके बदन पर इतने सारे जख्म देखकर राजू के तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही रामबाई ये भी कहती है कि राजू, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ने अबॉर्ट करवा दिया और अब वो मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमारी प्रेम कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो राजू, तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरे फादर तुमसे शादी नहीं करवाएंगे। और इस तरह से रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राजू भी फूट फूट कर रोने लगता है कि रामबाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। फिर रामबाई का ये डिसीजन सुनकर राजू बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। वो हमेशा दारू पीता रहता है और कुछ काम धंधा नहीं करता। और जब काफी दिनों तक रामबाई उसको नजर नहीं आती तो राजू का फ्रेंड डाबर राजू से कहता है कि राजू, तुम एक बार रामबाई के लिए बैंड बजाओ, शायद वो तुम्हें देखने के लिए आ जाए। तो उसी तरह से राजू और उसके फ्रेंड्स बैंड बजाने लगते हैं। अब दोस्तों, ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल होता है। अब बैंड की आवाज सुनकर रामबाई घर से बाहर कदम रखने ही वाली होती है, लेकिन तभी इसको अपने फादर की बातें याद आने लगती हैं, तो वो बाहर जा ही नहीं पाती। इधर बैंड बाजा बजाकर बेचारा राजू थक जाता है और हार मान लेता है। खैर, दूसरे दिन लड़के वाले रामबाई के घर पर आते हैं रामबाई को देखने के लिए। और ये बात जानने के बाद राजू फटाफट से लड़के वालों के पास आकर उस लड़के से बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया, मुझे रामबाई बहुत ही पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे।
इसलिए प्लीज भैया आप ये शादी मत करो। लेकिन तभी रामबाई का फादर वहाँ आकर राजू से बहुत ही झगड़ा करता है, जिसके बाद अब राजू के हल्के से धक्का देने की वजह से रामबाई का फादर नीचे गिर जाता है और फिर वो उसको लंगड़ा लूला भी बोलने लगता है। और इस सब से सारे गांव वालों के सामने रामबाई का फादर बहुत ही शर्मिंदा होने लगता है। तभी रामबाई की माँ रामबाई के फादर से कहती है कि काश तुम्हारा एक पैर सही होता तो तुम भी उस राजू को अच्छे से सबक सिखाते। इधर रामबाई का फादर रामबाई की माँ से कहता है कि हम हमारी बेटी की शादी उस राजू से ही करवा देंगे, क्योंकि उसके तो दोनों पैर हैं ना। तो बाद में रामबाई अपने घर की छत पर जाकर राजू को इशारे से बोलती है कि हम दोनों की शादी पक्की हो चुकी है। तो राजू भी बहुत खुश होता है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन ही इनके गांव के मंदिर के पास जाकर इन दोनों की एंगेजमेंट होने लगती है। अब उसी रात रामबाई का फादर बहुत दारू पीकर अपने आप को अपने पैरों के लिए कोसने लगता है कि मैं चाह कर भी उस राजू का कुछ नहीं कर पाया और अब मेरी बेटी उससे शादी कर रही है। लेकिन तभी रामबाई के फादर को बदला लेने के लिए एक जबरदस्त आइडिया आता है। फिर उसी वक्त वो हॉस्पिटल जाकर HIV पॉजिटिव का ब्लड सैंपल हासिल कर लेता है और हॉस्पिटल के पास जो एक वॉचमैन होता है उसको इसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगती हैं। अब रामबाई का फादर रामबाई के पास आकर कहता है, अरे बेटा तुम्हारा चेहरा देखो कितना डल है, मैं तुम्हारे लिए एक इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुमको थोड़ी एनर्जी मिलेगी। मैंने तुम्हें बहुत मारा तो इससे सब ठीक हो जाएगा और निशान भी चले जाएंगे। तो इस तरह से वो उस HIV पॉजिटिव का ब्लड सैंपल अपनी बेटी के शरीर में डाल देता है। फिर सुबह होने के बाद राजू को ये बात पता चलती है कि रामबाई के घर वाले रामबाई को हॉस्पिटल ले गए हैं और जब वो वहाँ पर जाता है तो हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं और कोई भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रहा होता। असल में बात यह है कि वो जो वॉचमैन था वो रामबाई के घर पर आकर उसके फादर के बारे में सब कुछ बता देता है। अब उस टाइम HIV के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए रामबाई की माँ भी रामबाई के करीब नहीं गई। लेकिन राजू अकेला ही रामबाई के पास आता है और रामबाई राजू को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन अब वो भी उसे अपने पास आने नहीं देती। वो कहती है कि राजू तुम मुझसे दूर रहो। और जब राजू नहीं मानता तो वो राजू से भागते हुए किसी कुएं के पास आती है, लेकिन राजू रामबाई को नहीं छोड़ता। जिसके बाद रामबाई कहती है कि राजू प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम अपनी जिंदगी जी लो। तो राजू कहता है कि रामबाई तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। मैंने तो कब का तुम्हें अपनी बीवी मान लिया। याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि तुम और मैं एक हैं, तो अलग कैसे हो सकते हैं। ऐसे तो कभी न कभी सारे लोग मरने वाले हैं, लेकिन तुम और मैं थोड़ा जल्दी मर जाएंगे लेकिन साथ में तो जिएंगे ना। असल में तुम्हारा फादर चाहता तो वो इंजेक्शन मुझे भी लगा सकता था, लेकिन उसने तुम्हें लगा दिया ताकि मैं तुम्हारे पास ना आऊं। लेकिन रामबाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। और इस तरह से वो जबरदस्ती रामबाई को हक कर लेता है। इसके बाद ये दोनों उसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर 7 महीने के बाद राजू, रामबाई और रामबाई के पेट में पलता हुआ बच्चा, ये तीनों ही मर जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मैं जानता हूँ आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। ये पूरी मूवी बहुत ही लाइटली चलती रही, लेकिन इसका अंत आंखों में आंसू दे गया। और यही तो खासियत है हमारे साउथ सिनेमा की। और सच कहूँ तो मूवी के इस तरह के एंड को लिखना बहुत ही डेयरिंग का काम है, जो बहुत ही कम डायरेक्टर्स और राइटर्स कर पाते हैं। खैर आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।